हमारे आज के विधायक हैं अमित सिहाग जी, जो कि डबवाली से विधायक हैं। अमित सिहाग जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद केशव जी, बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा सर, कैसा चल रहा है कार्यकाल? केशव जी, वो तो मैं मानता हूँ कि जनता बेहतर बता सकती है, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैं मानता हूँ ऐतिहासिक जो जनता ने मुझ पर विश्वास जताया था 2019 में, उसके बाद पिछले तकरीबन 3 सालों में मैं मानता हूँ मेरे लिए बहुत कुछ सीखने का भी मौका रहा। और पूरे शिद्दत से विपक्ष में होने के बावजूद जो मुद्दों पे, हर एक मुद्दे पे जिस तरीके का प्रयास हो सकता था मेरे माध्यम से, वो मैंने प्रयास किया है। तो मैं एक अपने आप के लिए मैं मानता हूँ मैं इसको कहूँगा कि एक ऐतिहासिक रूप से जो बहुमत मिला था, उस बहुमत के पूरी तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से उस पर खरा भी उतरा जाए और जनता के आशीर्वाद के साथ हम बेहतर कुछ कर सकें डवालियर के लिए। जो वादे लेकर जनता के सामने गए थे अमित सिहाग जी विधानसभा चुनाव के समय पर, वो कहां तक पहुंच पाए हैं? उनका एग्जीक्यूशन, उनकी प्लानिंग, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। केशव जी, मैंने मुख्य रूप से जब ये अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो मुख्य रूप से एक वायदा कह लीजिए, नारा कह लीजिए कि जवानी बचाओ किसानी बचाओ का नारा, मेरे 2 प्राथमिक केंद्र बिंदु थे जिनके ऊपर मैंने उनको विश्वास दिलाया था पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। तो एक तो जो हमारे यहाँ पर नशे की समस्या है, उसको पुरजोर तरीके से मैंने, चाहे वो पिछले विधानसभा सत्र हो, उससे पहले हो, पुरजोर तरीके से उस पर आवाज़ उठाने का भी काम किया है और जहाँ जहाँ मुझसे बल पड़ा हर एक तरीके से उस पर काम करने का प्रयास किया है। जहाँ तक सामाजिक पहल की बात हुई तो मैंने खुद आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी के जन्म दिवस पर खेल प्रतियोगिताएं शुरू कराई। वहीं पर जहाँ पर देसुजोदा गांव में पुलिस चौकी का निर्माण कराने में एक अहम भूमिका निभाई। और जो मेरी अहम मांग है, सबसे बड़ी मांग है कि ये डबवाली को कालांवाली के क्षेत्र के साथ जोड़कर एक ज़िला या पुलिस ज़िला स्थापित किया जाए, उसके ऊपर पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये इस तरह की जो एक गंभीर समस्या है, ना जो केवल डबवाली सिरसा ज़िले की, तो एक बहुत घर घर करती जा रही आए दिन, जिसमें मौतें हो रही हैं हमारे क्षेत्र के अंदर। युवा साथी इस नशे की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं पर मैं मानता हूं कि इसमें एक भूमिका सरकार की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। अगर उनकी क्या सोच है इस मुद्दे को लेकर, उसको आप इसी चीज से देख सकते हैं कि क्या हुआ। ऐसे मैंने पिछली बार विधानसभा में ये सवाल पूछा था कि ऐसा पिछले 5-6 सालों में ऐसा क्या हुआ जहां पहले आप इस मुद्दे के बारे में ज्यादा नहीं सुना करते थे। हरियाणा में पंजाब की एक समस्या दिखाई देती थी। पिछले 5 सालों के अंदर तकरीबन मतलब कई 100 गुना नहीं, कई 1000 गुना इसमें इजाफा हुआ। हर एक हफ्ते में 4-4, 5-5 मौतें यहाँ पर होने लगी। और इवन जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, पिछली बार भी, अभी रिसेंटली भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को खुद कहा कि इस बात को स्वीकारा कि भाई यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ हैं। तो ये सबसे पहले तो सरकार को अपने सोचने की आवश्यकता क्या है, और उसी के ऊपर मैंने पिछले विधानसभा सत्र में भी बारी बारी आवाज़ उठाई है। और उसके चलते अभी हमें एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी डबवाली के लिए, हालांकि अस्थायी रूप से जरूर है, संकल्पबद्ध हैं इस समस्या के समाधान के लिए, और समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। मैं अभी बात कर रहा था शीशपाल जी से, जब हमारी बात हुई थी, कालांवाली से विधायक है, उन्होंने भी प्रमुख समस्या के तौर पर इसे गिनवाया है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका पूरा रैकेट दिल्ली से जुड़ा हुआ है, सभी अपने अपने पैमानों पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकल पा रहा। युवा शक्ति फिर भी इसकी जद में जाती जा रही है। तो कमी कहाँ है, लूप होल किस चेन में है? देखिए, मैंने वही आपको पहले कहा केशव जी, सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि जो मानसिकता है ऊपर सरकार की, शीर्ष नेतृत्व की क्या सोच है। अगर किसी भी समस्या को हल करवाना है, उसके लिए सभी जो इसके बीच में जो तार जुड़े हुए हैं, जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो संकेत आपको ऊपर से मिलता है, तो कहीं ना कहीं मैंने यही एक सवाल किया था पिछले विधानसभा सत्र में, और यही आपके माध्यम से दोहराना चाहूंगा कि ऐसा पिछले 5 या 6 सालों में हुआ क्या कि जो समस्या पहले हमें चिट्टे की बात हरियाणा में नहीं सुनाई देती थी, इस तरह की मौतें नहीं हो रही थी,
इस तरह की समस्या गंभीरता पूर्वक आप लोग नहीं उठा रहे थे, तो क्या हुआ ऐसा पिछले साल? और सबसे बड़ी बात, उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2005 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उससे पहले इसी तरीके का कहते थे गुंडा राज पूरे हरियाणा में है, मगर जब कांग्रेस की सरकार बनी 6-7 महीनों के अंदर अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे या जेल की सलाखों के पीछे थे या प्रदेश के बाहर थे या कहीं मारे गए, कहीं ढेर कर दिए गए, तो ये एक सोच का फर्क था। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इस सोच में कमी आई। क्या कारण है, कौन कौन लिप्त है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है और सरकार को इसको गंभीरता पूर्वक करनी। जब तक गंभीरता और सेंसिटिविटी नहीं आएगी, किसी मुद्दे का कोई प्रॉपर हल नहीं हो सकता। तो यही मैं मानता मतलब आप हूँ कह रहे हैं कि इस सरकार मुद्दे की को थोड़ी इच्छा सरकार शक्ति को की कमी प्राथमिकता है, से लेने की उसे आवश्यकता मजबूत है। होना होगा। ठीक है, मैं सड़कों की बिल्कुल, बात मैं करता हूं अमित बिल्कुल जी। मानता मैं हूँ इस सड़कों चीज की बात करता हूं। हल्के की सड़कों का जो हाल है, जो प्रमुख सड़कें हैं एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाली, हल्के को दूसरे हल्के से जोड़ने वाली, तुलनात्मक रूप से ठीक है। लेकिन जो गांव को प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली सड़कें हैं और जो गांवों की अंदरूनी सड़कें हैं, कच्ची सड़कें जिन्हें कहा जाता है, उनके हाल थोड़े से खस्ता हाल हैं। जितनी ज्यादा सुधार और काम उस पर होना चाहिए था, लोगों का कहना है कि उतनी तेजी के साथ, उतनी इंटेंसिटी के साथ काम नहीं हो पाया। देखिए केशव जी, सीधी सी बात है, मैं कुछ गिनाना चाहूंगा। जहां तक मेरा प्रयास हो सकता था, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, जैसे आप कह रहे हैं, जो मुख्य सड़कें हों, जैसे हमारे यहाँ पर बिजूवाली से लेकर बूबशहर की बात कर लीजिए, या अभी तक जो बनी नहीं, डबाली से रानिया के लिए मैंने गुहार लगाई थी, उस प्रपोजल को भी मंजूर कराया, अभी शायद टेंडर होकर उस पर काम शुरू हो। इसी तरीके से आसा खेड़ा से लेके पनीवाला मोटा तक की जो सड़क है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। डवाली से कानावाली तक की जो 2 सड़कें हैं, तो ये सड़कें तकरीबन किसी पे काम शुरू हो गया, कईयों पे काम शुरू होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जहाँ पे अंदरूनी जो लिंक रोड्स हैं, उनके ऊपर भी मैंने पूरी तरीके से कुछ मंजूर भी करवाई, कुछ पे काम हुआ। तो आपकी, मैं मानता हूँ इन सड़कों का 2 चीज़ों से देखने की आवश्यकता है। जहाँ तक मेरे हाथ में था, जो प्रयास थे बारी बारी, ये मान लीजिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, जिनके पास ये महकमा भी है, शायद उनको इतनी जल्दी ध्यान नहीं आया। जहां पे मैं विपक्ष का नेता होने के बावजूद मैंने, चाहे सत्ता पक्ष के जो जिनके पास विभाग है उनके पास जाने की आवश्यकता पड़ी हो, तो मैं इन सड़कों के लिए उनके पास भी मैंने जाके गुहार लगाई। मगर जो दुर्भाग्यपूर्ण बात जो समझने की जरूरत है कि कई सड़कें बनी, मंजूर हुई, बनी भी, और मगर जो सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई कि 1-1.5 महीने के बाद, सड़कों के बनने के बाद, उसके अंदर गड्ढे दिखाई देने लग गए। मैंने खुद जाके निरीक्षण किया और 6 ऐसी सड़कें थी जिन पर जो ग्रामीण हमारे जो लोग हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई, जब किसी ने सुनवाई नहीं की। यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक पत्र लिखने का काम किया कि भाई ये घोर भ्रष्टाचार यहाँ पर व्यापक रूप से हो रहा है, कि सड़कें बनाई जा रही हैं और 1 महीने में वो सड़कें के अंदर गड्ढे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो बात सोचने की जरूरत है कि सड़कें, जहां तक मेरे प्रभाव क्षेत्र में आता, जहां तक प्रयास कर सकता हूं, जो भी सड़कें मेरे संज्ञान में लाई जाती, मैं उनको तुरंत प्रभाव से कोशिश करता हूं प्रशासन के माध्यम से पूरा कराने का। पर इससे बड़ी समस्या ये है कि जो सड़कों पे जनता का पैसा लग रहा है, उसके अंदर गड्ढे 1-1.5 महीने के अंदर जब बनने शुरू हो जाए, तो कितना भ्रष्टाचार, इनको कितनी कोताही इन सड़कों को बनाने में हो रही है, इसके ऊपर ये सबसे बड़ा सोच का विषय मैं मानता हूँ। ठीक है, स्वास्थ्य की अगर बात करता हूँ, इसकी कुछ और भी पहलू हैं। जो आपने भ्रष्टाचार की बात कही या सरकार की बात कही, इस पर भी हम आएंगे। पहले बुनियादी सेवाओं की बात करते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आप जिले के अंदर, हल्के के अंदर जो डिस्पेंसरीज हैं, जो पीएचसीज हैं, जो अस्पताल हैं, वहाँ की स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती है। कहीं डॉक्टर्स की कमी है, तो कहीं पर जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो बड़ा लापरवाह सा है, जो कि मरीज पर कम, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है। कैसे निपटारा करेंगे अमित जी इन छोटी छोटी चुनौतियों का, जो हल्के के लोगों को आड़े आ रही हैं? मैं केशव जी उसी बात पे वापस आऊंगा कि निपटारा करने के लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए। और मैं मानता हूं कि जनता जब आपको चुनकर भेजती है, मैं केवल विधायक के रूप में नहीं, जो पूरी सरकार के हर एक नुमाइंदे या जिनको सरकार की बागडोर सौंपी गई है, जब वो सत्ता, वो ताकत तो जनता के माध्यम से मिलती है, मगर उस ताकत का किस तरीके से उपयोग किया जाए, वो उस व्यक्ति विशेष के हाथ में। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, और किसी पार्टी की बात नहीं, केवल जो आज की सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं उनका भी देख लीजिए, जब भी कोई सत्ता में आता है,
उस ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं अपने लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ना कि जनता के। अगर ये हालात आज की तारीख में ऐसा पैदा ना हो, अगर सही मायने में जो सरकार वायदे करती है, उन सरकार उस वायदे पे खरा उतरे। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। विधानसभा के अंदर मैंने कई बार ये मांग रखी कि हमारे यहाँ पर जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर एक जो एक्सरे मशीन है और रेडियोलॉजी की मशीन वो दी जाए। एक रेडियोलॉजी की मशीन आई हमारे पास, उसको यहाँ से जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने वापस बंद डब्बे में ही उसको वापस अंबाला मंगवा दिया। इसकी मैंने गुहार लगाई, मैंने कहा कि आपका क्षेत्र हमारे से बहुत ज़्यादा विकसित है, फिर भी आपने इस मशीन को ले जाने का काम किया, जो गर्भवती महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा के रूप में, खासकर जो गरीब तबके की हैं। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि ये आपकी रेडियोलॉजी मशीन अगर ऐसी है तो जल्द से जल्द वापस लौटा दी जाएगी। और अब बहुत लंबा समय हो गया, कम से कम मैं 2 या 3 बार अधिकारियों से मिला। उसके बाद मेरी आखिरी चिट्ठी कुछ महीने पहले जब उनके पास पहुंची तो उसका जवाब में मुझे मिला कि 6 महीने के अंदर अंदर पीपीपी मोड के माध्यम से आपको दोनों सुविधाएं दे दी जाएंगी। अभी भी उसी का इंतजार चल रहा है। तो एक मशीन के लिए अगर हमें एक विधायक के रूप में मुझे बारी बारी प्रयास करने पड़े, आप देख सकते हैं कि जो बाकी चीजें हैं, जो आज डॉक्टर्स की कमी है, कहीं पे जो नीचे विशेषज्ञ हैं उनकी कमी है, जो इक्विपमेंट्स और कमी है, तो मतलब वो कैसे पूरी होंगी। तो बात वहीं मेरे हिसाब से वहीं पे खड़ी होती है। अगर एक किसी के पास मंत्रालय है, अगर वो पूरी तरीके कमियां जितना भी हर संभव प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से, खासकर जो बैकवर्ड एरिया है उसमें पूरी करी जाए ताकि हर जगह का एक समान विकास हो, हर किसी को समान सहूलियतें मिले, तो अपने आप दूर होंगी। मेरी तरफ से प्रयास है। एक उसका एक आखिरी उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि बिना सरकार की मदद के जब कोरोना अपनी सेकेंड वेव चल रही थी, कितनी घातक थी आप सभी लोग जानते हैं। उस समय मैंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए खुद एक प्राइवेट कंपनी से संपर्क साध के हरियाणा का पहला ऑक्सीजन प्लांट डबवाली के सिविल अस्पताल में शुरुआती से आखिर तक 1.5 महीने के अंदर अंदर वहां से जब मैंने किसी से संपर्क साधा और वो 1.5 महीने के अंदर वहां पर स्थापित हो गया। 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का एक ऑक्सीजन प्लांट वहां पर बनाया गया। और जब वो प्लांट स्थापित हो गया उसके बाद सरकार के लोग उसका श्रेय लेने के लिए जरूर आ गए। जब तक वो पूरी तरीके से वो ऑक्सीजन प्लांट लगा भी नहीं था, उससे पहले उसका फीता काटने के लिए जरूर आ गए, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि वहां पे एक ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है। और आज एक बहुत बड़ी सुविधा के रूप में, तो जहां ये आपको मैं कहता हूं एक जिम्मेवारी का एहसास अगर हम करेंगे तो बिना सरकार के हुए भी अंदर विपक्ष का एक साथी होने के बावजूद मैंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन उसके माध्यम से करवाया। ब्लड बैंक है हमारे यहाँ पे, जो 30 साल पुरानी मांग थी, 1990 से मांग लगा रहे हैं लोग कि ब्लड बैंक खोला जाए। सबसे ज्यादा अग्रणीय लोग हैं हमारे जब ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, मगर उसके बाद इतनी सरकारें चली गई, बड़े बड़े नेता यहाँ से रहे, किसी ने उस ब्लड बैंक की मांग को पूरा नहीं किया। मैंने विधायक बनने के बाद चाहे यूपी तक मुझे गुहार लगानी पड़े, क्योंकि अधिकारी गाजियाबाद में बैठे, तो उनसे संपर्क साध के मैंने ब्लड बैंक को 1.5 साल के अंदर अंदर बनने के अंदर वहां पे ब्लड बैंक बनाने का काम किया। ये बात और थी, जब मैं विधानसभा के अंदर था उस समय, तो उन्होंने मेरे पीछे से उस ब्लड बैंक का उद्घाटन करवाने का काम किया कि ताकि अमित शाह वहां पर ना आ सके। इस तरह की मानसिकता सरकार की रहती है कि फीता काटा जाए, मगर ये नहीं रहती कि भाई सत्ता पक्ष वाले चाहे मुझसे ही थोड़ा सा प्रोत्साहन लेकर आज की तारीख में वहां पर ये सुविधाएं देने का काम करें। तो ये जरूरत है, मानसिकता में बदलाव होगा तो हर चीजें बहुत आसानी से उनको उन सुविधाओं को दिया जा सकता है, मैं मानता हूं। यानी कि जो कांग्रेस के तमाम विधायक ही कहते हुए देखे जाते हैं कि सरकार का थोड़ा सा सौतेला व्यवहार रहता है कांग्रेस विधायकों के लिए, ये बात इसका मतलब सही है? मैं सारा के सारा ये नहीं कहूंगा कि भाई अगर एक पहलू के ऊपर आप प्रयास करो, अगर आपका शिद्दत से प्रयास रहेगा, कई सकारात्मक मुद्दे हैं, कई पॉजिटिव मुद्दे हैं जिसमें मैंने प्रयास किया और मैं उनको सफलतापूर्वक करवाने में कामयाब रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रशासन ने उस बात को समझा, सरकार ने भी शायद उस बात को समझा होगा। तो मैं इस चीज पे नहीं जाता केवल राजनीतिकरण करने पर। 2 चीजें जरूर हैं कि एक छोटी छोटी सुविधा, जैसे एक और उदाहरण दूंगा कि 2019 से पहले हमारे ओटा में एक बस स्टैंड इस सरकार ने इसका निर्माण कराने का काम किया करोड़ों की लागत से, मगर वो बस स्टैंड शुरू नहीं हो पाया क्योंकि उसका जो बीच का डिवाइडर और मीडियन था
वो रास्ता नहीं था बसों को बस स्टैंड में जाने का। बस स्टैंड बन गया मगर हाईवे से रास्ता ही नहीं था। ये सोच देखिए सरकार की। अब इसको बताने के लिए अमित सिहाग की आवश्यकता पड़ी। मैंने ट्रांसपोर्ट विभाग से लेकर एनएचएआई तक बारी बारी गुहार लगाई, दफ्तरों में मिला, मंत्री तक। आखिरकार जब मैंने विधानसभा में ये बात मंत्री के सामने रखी कि आपकी अगर डबल इंजन की सरकार एक हाईवे के अंदर मीडियन नहीं दे सकती, रास्ता नहीं दे सकती बस के जाने के लिए, तो किस तरीके से भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों को हल कराएगी। फिर उनके मैं मानता हूं उनको महसूस हुआ और उन्होंने अपने और 3 महीने के अंदर कोशिश करके बारी बारी फिर मेरे दबाव के बाद उसको लागू कराने का काम किया। तो मैं ये कहता हूं जो 3-4 साल तक एक बस स्टैंड इस तरह निष्क्रिय पड़ा रहे क्योंकि सरकार सुध नहीं ले रही, उसको अमित शाह की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सोच में मैं कहता हूं बदलाव लाने की जरूरत है। और दूसरी बात, जो दूसरा मैंने आपको उदाहरण दिया, जब काम कराने के लिए मैं विपक्ष में होने के बावजूद पुरजोर प्रयास करता हूं एक सकारात्मक सोच के साथ, मगर केवल सरकार के जो नुमाइंदे वहां पे नीचे जो बैठे हैं तो उनको केवल और केवल जब याद आती है जब उसका श्रेय लेना होता है, जब प्रयास करने की बात या कि भी राजनीतिक रूप से आज हम भागीदार हैं सत्ता के, तो क्यों ना हम कुछ ना कुछ कराने का प्रयास के, उस टाइम नहीं देखते। तो ये मानसिकता को बदलने की जरूरत है। राजनीति समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो टॉप लीडरशिप की नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की है, अगर आपकी बात के हिसाब से माना जाए तो। क्योंकि सीएम साहब तो कहते हैं कि मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। नहीं, सभी ऊपर के से साथ नीचे समान बर्ताव है, हर का बराबर है। नहीं, बिल्कुल। मैं देखो, नहीं, मैं ये देखिए सीधी बात आपको बताना चाहूंगा, लीडरशिप की कमी कहां पे है। आपने ड्रग्स की बात की, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, जिसका जो निर्देश आपको लीडरशिप के माध्यम से मिलते हैं, जो संकेत आपको लीडरशिप के माध्यम से मिलते हैं, अगर लीडरशिप वायदे करे, उन वायदों को नीचे पूरा करवाने की कोई चेष्टा ना करे, या लीडरशिप जैसे आपकी ड्रग्स का इशू है सबसे बड़ा, हमेशा हम ये तो बोल देते हैं कि बहुत गंभीर समस्या है, मगर अगले 6 महीने बाद वो समस्या और गंभीर होती रहे, तो मतलब साफ पता चलता है कि लीडरशिप का इस पे कोई खास ध्यान नहीं है। सड़कें बनाने की बात जरूर करें मगर वो सड़कें टूटती जाए। जब किसान अपना मुआवजा मांगे तो ये, जब मेरा खुद कई बार विधानसभा के अंदर तर्क वितर्क हो चुका है कि मुआवजा नहीं मिला, और उसके बाद भी आप उसको जुटलाने का काम करें, तो सरकार की गंभीरता। और ये कभी भी कोई जो सरकार चलती है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति पर चलती है, ब्यूरोक्रेसी का काम उसको अमली जामा पहलाने का। अगर केवल हम ब्यूरोक्रेसी पे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई, इसका कारण जो है वो सरकार है। और सरकार के जो सारे के सारा, मैं मानता हूं जो लोग जुड़े हुए हैं सरकार से, उनकी कोताही है या इनकी इच्छा शक्ति में कमी है, या कहीं पे जैसे आपने कहा कि कई बार द्वेष की भावना भी रहती है कि भाई यहाँ पे कोई सकारात्मक प्रयास भी कर रहे हैं तो उस सकारात्मक प्रयास को रोकने का काम किया जाए। ठीक है। अब फंडिंग्स वगैरह जो आती है विधायक के लिए या फिर अलग अलग विकास कार्यों के लिए कामों को, उसमें भी कुछ अंतर है 19-20 का? देखिए, मैं सभी बीजेपी या उन विधायकों से जाके बात नहीं करता कि भाई आपके पास कितना आया, बट मैं जरूर मानता हूं कि हर चीज को कहीं ना कहीं सरकार घोषणा जरूर करती है कि हमने विधायकों को इस तरह का दिया। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, घोषणा तो जरूर है कि पिछले जैसे हमारी एक आदर्श गांव योजना है, उस योजना के माध्यम की भी हर एक विधायक अपने 1 साल में, हालांकि ये फंड 2 साल तक बंद रहा कोरोना का हवाला देकर, अभी तक नया नहीं शुरू हुआ, पर जो पिछला था तो मेरे लिए घोषणा की गई कि भाई हमने इतना फंड, 2 करोड़ का फंड है, आप परियोजनाएं दीजिए, हम उसको लागू करवाएंगे। अब मैंने परियोजनाएं भी दी, उस परियोजनाओं के अंदर 3 गांवों के लिए हमने काम भी चुने, मगर अभी तक देख लीजिए 2-2.5 साल हो लिए, वो छोटे छोटे काम भी अभी तक सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया। अगर सरकार कहे कि मेरी तरफ से प्रयास में कोई कमी है, मैं तो कई बार उनसे संपर्क भी साध गया नीचे अधिकारियों से लेके ऊपर तक, मगर अभी तक उन कामों को पूर्ति नहीं किया गया। अब क्या कारण है, तो ये साफ दिखाई देता है। अगर आप घोषणा तो पेपरों में आने के लिए कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, मगर अगर वो अमली जामा ना पहनाया जाए उसको, तो वो घोषणा केवल जनता को के अंदर एक प्रचार करने के लिए तो जरूर है, मगर सही मायने में धरातल पे नहीं हो रहा। तो मैं ये मानता हूं जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं। जी, शिक्षा के लिहाज से बात करूं, देखिए मैंने खुद बिल्कुल, मैं इसके ऊपर मैंने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है केशव जी। पिछले कुछ दिनों में मैं तकरीबन 13 स्कूलों का खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर निरीक्षण करके आया हूं, और बाकायदा हर एक पैरामीटर पे। तो ये मेरा अभियान चलता रहेगा। एक पूरी मैं इसकी रिपोर्ट भी सरकार के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष रखूंगा भी।
बट देख के इस चीज को मैं आहत हुआ कि जो मूलभूत मैं मानता हूं सरकार जब बनकर आती है उनको 3-4 चीजों पे काम करने की सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी होती है, एक शिक्षा है, एक स्वास्थ्य है, एक रोजगार है, महिला सशक्तिकरण, 3-4 पहलू रहते हैं। बाकी चीजें कम ज्यादा हों, बट ये मैं मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे ढांचे को दुरुस्त करने के लिए। मगर उसके अंदर अगर आप कहते हैं शिक्षा का अधिकार सरकार देती है, मगर अधिकार देने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत आप केशव जी किसको मानेंगे? सबसे बड़ी जरूरत अध्यापकों को मानेंगे। अगर अध्यापक ना हो और फिर शिक्षा का अधिकार आप किस तरीके से, मैं खुद देखकर आया एक क्लास के अंदर, और ये सुनने की बात है, कॉमर्स के लिए क्लास बनाई गई, मैं उसकी तस्वीर भी बाद में कभी साझा करूंगा, कि क्लास के अंदर पीछे जो बोरियां पड़ी हुई थी, चाहे वो अनाज की बोरी हो, वो इस तरह का पुराना फर्नीचर और इस तरह की चीजें, और 4 बच्चे बेचारे बैठे, ना टीचर है, और इस तरह का प्रांगण था। उसी तरीके एक स्कूल में गया जहां पर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी स्टाफ की, टीचर और दूसरे मिला के 22 की सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, और केवल 18 लोग तो उनमें से थे नहीं वहां पे, मतलब कोई सैंक्शन स्ट्रेंथ के अभी तक मुहैया नहीं कराए, केवल और केवल 4 अध्यापक और जो नीचे का स्टाफ मिला के केवल 4 लोग, और वो पिछले कुछ सालों से ये व्यवस्था इसी तरीके से चलती आ रही है। तो मैंने पूछा आप कैसे पढ़ाई करवाते हैं? तो कहते हैं 6ठी 7वीं 8वीं वो सारों को कहीं एक साथ बिठाकर कभी ना कभी टीचर कोशिश करता है। तो इस तरह के हालात जब आपके सामने हों तो फिर आप ये मान सकते हैं कि शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ पर क्या होगा। सबसे बड़ी, मैं सरकार ये भी नहीं कभी मानती, जब बजट सेशन आता है कहता है हमारे पास पूरा फंड है, हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, ये भी नहीं मानते कि हमारे पास फंड की कमी है। ये भी कहते हैं कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं शिक्षा के लिए, हमने सब तरह की नीतियां बना दी, नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। मगर समस्या यही बात आगे फिर से कि आज विधायक के रूप में मैं स्कूल का निरीक्षण करता घूम रहा हूं, मगर शायद जिनके पास ये विभाग हैं, जो लोग हैं, वो जाके स्कूलों का जाके निरीक्षण नहीं करते, देखते नहीं क्या है, अगर करते भी हैं तो वो महसूस नहीं करते वो बच्चा क्या महसूस करता होगा जो शिक्षा के लिए वहां पहुंचा और उसको वहां पर टीचर नहीं मिलता, फर्नीचर नहीं मिलता, जो कंप्यूटर दिए गए, आईपैड और जो पैड दिए गए उनके साथ इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता, जो कंप्यूटर पुरानी क्लासों में बहुत लंबे समय से पड़े हैं। ये आपको सोचने की, देखने की जरूरत है। 2011-12 के बाद जब से कांग्रेस सरकार गई, उनका कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, कंप्यूटर तो देखने के लिए पड़े हैं और वो सारे कंडम हालत में। तो सरकार कहती है हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे जहां पे कंप्यूटर जो बच्चा सीखना चाहता है उसके लिए कंप्यूटर ठीक तरीके से मुहैया नहीं कराए, फर्नीचर भेज दिया जाता है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, तो आप पढ़ाएगा क्या टीचर वो देखने के लिए? तो इस तरह के माहौल है। तो शिक्षा का तो एक तरीके से मेरे हिसाब से एक आखिरी इवन जो आरोही स्कूल है जी, बचे हुए टेन्योर में और क्या क्या एक्शन प्लान है आपके जिसे जनता के लिए आप लेकर चले हैं और उसके एग्जीक्यूशन में आप जान लगाने की बात कहते हैं? देखिए, मैं हर चीज का एक अपना विजन रखता हूं, जहां पर जैसे मैंने आपको शिक्षा को मैं मूलभूत तरीके से इसके ऊपर पुरजोर तरीके से काम करूंगा, जितना मेरे पास ताकत है उसका एक पहले जैसे मैंने विश्लेषण करके उसकी वास्तविकता क्या है, केवल शोर को ना सुनकर वास्तविकता को देखकर फिर सरकार से प्रयास करेंगे कि भी, और अगर सरकार नहीं करती तो अपने खुद के प्रयास से जितना बेहतर कर सकें। मैंने प्रयास शुरू किए थे कि ई लाइब्रेरीज गांव के अंदर, और इसकी मांग भी रखी थी। अच्छा हुआ कि बजट में उन्होंने घोषणा की इसी मुद्दे को लेकर, ई लाइब्रेरीज और जिम के मुद्दे को, कि हर एक तकरीबन गांव के अंदर फैलाव करेंगे। आशा करता हूँ जल्द से जल्द उस वायदे को भी पूरा करें। इस तरह की बात है। मैं जिस तरीके से किसानों के लिए है, नहर की मांग थी हमारी, कालवाना खरीफ चैनल, तिगड़ी खरीफ चैनल, ये 2 मुद्दे कांग्रेस राज के अंदर इनको मंजूरी दी थी सरकार ने, जिसको आप कहते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के कारण इसको रद्द कर दिया 2014 में। मैं उसके निरंतर हमेशा गुहार लगाता हूं, उसके लिए प्रयासरत रहूंगा। और सबसे बड़ा जो ये नशे की समस्या मैं मानता हूं, इस नशे की समस्या को लेकर सिर्फ ये डबाली को जिला बनाने की जो मांग है उसको लेकर हमें, और बहुत सारी मुद्दे हैं, बट ये है कि इच्छा शक्ति ये है कि किसी ना किसी तरीके से डबाली सबसे नंबर 1 हल्के में आगे स्थापित हो। जब आज विपक्ष में हूं, कभी सत्ता पक्ष में होगा तो और बेहतर रूप से इस पे प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, अपना कीमती समय देने के लिए, डबवाली की जनता के जो समस्या है, जो सवाल है, उनका जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे डबवाली से विधायक अमित सिहाग को, जिन्होंने बेबाकी के साथ वहां के तमाम सवालों के जवाब दिए।
सरकार का किस तरह से योगदान रहता है विकास कार्यों को लेकर, उस पर भी अपनी आपत्तियां, अपनी शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई और सभी सवालों के जवाब दिए। अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपके किसी हल्के